नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड स्टूडियो में आपका स्वागत। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। ईरान अमेरिका के बीच छिड़ी नई जंग ने एक बार फिर से दुनिया को अनिश्चितताओं के दौर में लाकर खड़ा कर दिया। इस साल फरवरी महीने में जो पिछली जंग हुई उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। तेल से लेकर एलपीजी तक हर चीज की किल्लत सभी ने झेली। पेट्रोल डीजल के बेतहाशा दाम बढ़े, एलपीजी के लाले पड़ गए और एक बार फिर ये दोनों देश जंग के मुहाने पर आकर खड़े हुए। यूं कहिए कि जंग में एंट्री ले चुके हैं, क्योंकि इनके बीच हुए 14 पॉइंट्स का समझौता लगभग खत्म हो चुका है। तो सवाल यह कि समझौता खत्म क्यों हुआ? किस देश ने चालाकी दिखाई? किस देश को धोखेबाजी महसूस हुई? क्योंकि अमेरिका ईरान के अपने अपने दावे हैं कि भाई हम तो बेचारे हैं, करते भी तो क्या करते। आज एक एक सवाल का जवाब मिलेगा कि भाई चालबाजी कौन कर रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करते हैं कि जंग में आखिर कहां एक्सीलेट अभी हुई है जंग, मतलब कहां ये जंग शुरू हो चुकी है। मेरे ठीक पीछे आप ये जो देख रहे हैं ये जंग का सेंटर पॉइंट कहिए, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और यहां पर इस वक्त बहुत ज्यादा तनाव है क्योंकि इसी के वर्चस्व की जंग। ईरान ने हॉर्मुज से आवाजाही के लिए एक रास्ते का मैप जारी किया था। कहा कि हॉर्मुज से गुजरने के लिए सभी जहाजों को इसी रास्ते का इस्तेमाल करना होगा। यह रूट ईरान के तट से करीब होकर गुजरता है। ईरान चाहता था कि सभी जहाज उसकी बनाई गई नई हॉर्मुज ट्रांजिट अथॉरिटी में ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। इससे आगे चलकर ईरान टोल टैक्स वसूल सकता था, यानी कि फीस वसूल सकता था। लेकिन समस्या 24 जून को शुरू। ओमान ने अपने तट के करीब एक और वैकल्पिक रास्ते का ऐलान कर दिया। ऐसे में अब ईरान का कहना यह कि यह रूट शुरू करने से पहले उससे बातचीत नहीं की गई। आईआरजीसी ने जहाजों को चेतावनी दी कि सिर्फ उसके बताए रूट से ही आवाजाही होगी। मतलब ईरान कह रहा है मैं जिस रास्ते पर कह रहा हूं उससे जाइए। ओमान कह रहा है मेरे पास वैकल्पिक रास्ते हैं तो मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। समुद्री ट्रैफिक पर नजर रखने वाली एक कंपनी के मुताबिक पहले जहां रोज 100 से ज्यादा जहाज यहां से गुजरा करते थे, अब उनका ट्रैफिक 30 से 40 के आसपास रह गया है। जो जहाज गुजर रहे थे उनमें आधे ईरानी और आधे ओमानी हिस्से से निकल रहे हैं, यानी कि वैकल्पिक रास्ता मिल चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इस्तेमाल लोग कम कर रहे हैं और इसी पर ईरान तिलमिलाया हुआ था। कुछ ट्रांसपोर्ट वाले जहाजों को उसने निशाना बनाया और उसके बाद जब अमेरिका ने रिटेलिएट किया तो ये जंग की शुरुआत हुई। इसी खींचतान के बीच ईरान ने 6-7 जुलाई के बीच ओमान तट के पास से गुजरने वाले 3 व्यापारिक जहाजों पर हमला किया था। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ के सलाहकार और एक ईरानी अर्थशास्त्री माजिद शेखरी ने सरकारी टेलीविजन पर यह तक कह दिया था कि या तो हम हॉर्मुज पर अपना कब्जा बनाकर रखेंगे या हम में से हर एक शहीद हो जाएगा। आप समझिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जे की जंग को लेकर ईरान किस हद तक गुजरने को तैयार है। लेकिन सवाल अमेरिका की साख का भी। अमेरिका की साख कैसे जुड़ जाती है इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, मैं आपको यह बताने की कोशिश करता हूं। आप सोच रहे होंगे कि भाई 3 कमर्शियल जहाज पर हमले से अमेरिका इतना आक्रामक क्यों है, इतना क्यों बौखला गया? तो दरअसल उसके पीछे की वजह आपको बता दूं। ईरान को हर हाल में कंट्रोल करना है। मतलब 3 कमर्शियल जहाज पर हमला तो अमेरिका के लिए इतना साख की बात क्यों? हॉर्मुज पर ईरानी कब्जे के खिलाफ है अमेरिका। वो जो 14 पॉइंट्स के समझौते हुए थे उसमें कहा गया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से फ्री रखा जाएगा। लेकिन ईरान चाहता है हमारा कब्जा हो, अमेरिका कह रहा है नहीं भाई, कब्जा तो नहीं करने देंगे। समुद्र से सुरक्षित आवाजाही की शुरू से जिम्मेदारी ली थी अमेरिका ने। 1979 में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन प्रोग्राम की शुरुआत अमेरिका की ओर से की गई थी। क्रिटिकल चेक पॉइंट्स पर नौसैनिक भेजकर सुरक्षा अमेरिका सुनिश्चित करता है। हॉर्मुज स्ट्रेट के अलावा तेल व्यापार के रास्ते पर 7 चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं अमेरिका की ओर से और इन चेक पॉइंट्स से करीब 52% कच्चे तेल का व्यापार पूरी दुनिया में होता है। इसमें पनामा कैनाल, स्वेज कैनाल, मलक्का पॉइंट्स, ये सारे शामिल हैं। अगर ईरान फीस वसूले तो बाकी क्षेत्रीय ताकत भी ऐसा करेंगे। मतलब जहां जहां से जहाज होकर गुजरेंगे लोग बोलेंगे भाई ये हमारे पास का इलाका है, आप हमें टोल दीजिए तब आगे जाने देंगे। ऐसे में अमेरिका का वर्चस्व कम हो जाएगा। इंडोनेशिया के वित्त मंत्री मलक्का स्ट्रेट से फीस वसूलने का सुझाव पहले ही दे चुके हैं। वो कह रहे ईरान कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? तो इंडोनेशिया के वित्त मंत्री ने ये फीस वसूलने का सुझाव दिया तो लोगों के कान खड़े हो गए। ये तो भाई हर क्षेत्र में ये किया जाएगा और ऐसे में अमेरिका इस मामले को अपर हैंड ले रहा है। अमेरिका चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरानी जो वर्चस्व है उसको खत्म किया जाए और इसीलिए ये जंग एस्केलेट होती हुई दिख रही है। हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान जुड़ गए। कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं और कर्नल उत्कर्ष राठौर हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शैलेंद्र सर, सोचा था कभी इतनी जल्दी, मतलब उस 14 पॉइंट्स पर समझौते के बाद इतनी जल्दी इस पर चर्चा करनी पड़ेगी। खैर, सवाल यह है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आज इज्जत की लड़ाई बना हुआ है, साख की लड़ाई बना हुआ है।
कौन किस पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है अभी तक के हमलों के मुताबिक? चलें सर। और जय हिंद, नमस्कार। अनु भाई, मैं आपको अगर सीधे सीधे बताऊं, इज्जत की लड़ाई कहां से हो गई? मतलब किसकी इज्जत कम हो गई, किसकी इज्जत ज्यादा हो गई? हम्म। ये सीधे सीधे बात है कंट्रोल की। ये है दुनिया के ऊपर अपना धाक जमाने की। मैं दोनों पार्टीज को ब्लेम कर रहा हूं। मुझे आप एक बात बताइए, आपने अभी अच्छे से वो रूट के बारे में बात कहा। क्या है रूट? अगर आप मोटे तौर पर समझें, हॉर्मुज में 3 लेन हैं। जी। एक लेन होगी ईरान वाली साइड, हॉर्मुज द्वीप की तरफ, जो उनकी 12 से 13 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया है, जो उनका टेरिटोरियल वाटर है। इसी तरह ओमान वाली साइड में 12 से 13 नॉटिकल माइल का उनका टेरिटोरियल वाटर है, जिस पर उनके एक्सक्लूसिव राइट होते हैं, चाहे वो ईरान के हो और चाहे वो ओमान के हो। इन दोनों के बीच में कहीं पर कम, कहीं पर ज्यादा इंटरनेशनल वाटर माना जाता है। और उस इंटरनेशनल वाटर में शिप्स जो हैं वो जाया करती थी। इस समय वो इसलिए नहीं जा रही हैं या नहीं जा पा रही हैं क्योंकि अभी भी ईरान ने एडवर्टाइज कर रखा है कि माइंस लगी हुई हैं। अब आप बड़े सीधे सीधे बात करिए, आप दोनों ने मिलकर एक मेमोरेंडम साइन किया। उस मेमोरेंडम में सिर्फ आपने शायद नहीं लिखा जो मैं चाहता हूं कि अब कम से कम लिख लें या दिमाग लगा लें, वो ये था कि हम इन 14 पॉइंट्स को सक्सेसफुल करेंगे, उस पर काम करेंगे। अब ये जो स्ट्राइक हुई है बिना किसी साइड लिए, ये तीनों के तीनों शिप कहां थी? ये ओमान के उस टेरिटोरियल वाटर में बात करूंगा कि जिस अमेरिका को उसके वर्चस्व और दादागिरी के लिए पूरी दुनिया कोसती आई, ईरान कोसता आया, ऑकलैंड के लिए रवाना हो रहे हैं। जब ऑकलैंड पहुंचेंगे वहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त स्थिति तनावपूर्ण मिडिल ईस्ट में बनी। अमेरिका और ईरान में बढ़ते तनाव के बीच बड़ी खबर यह है कि हॉर्मुज को लेकर अमेरिकी सेना ने बड़ा दावा किया है। ईरान का हॉर्मुज पर कोई कंट्रोल नहीं है, अमेरिका यह कह रहा है। यूएस सेंट्रल कमांड ने ईरान के दावे को खारिज कर दिया। मई से अब तक 800 से ज्यादा कमर्शियल जहाज गुजारे हैं हमने। 38 करोड़ बैरल कच्चे तेल को सुरक्षित गुजारने में मदद की है, यह अमेरिका दावा कर रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटर का यह दावा ऐसे वक्त में सामने आया जब दोनों देशों के बीच एक बार फिर से तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ईरान के सरकारी मीडिया की ओर से कहा जा रहा था कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज केवल ईरान के निर्धारित रूट से ही निकलेंगे। इन्हीं रास्तों से निकलने की परमिशन ईरान ने दी। अमेरिका कह रहा है आप हैं कौन परमिशन देने वाले? अमेरिका कह रहा है आपका कोई कंट्रोल नहीं है, और उसी कंट्रोल को लेकर इस बार फिर वॉर जो है वो एस्केलेट होती हुई दिख रही है। हमारे दोस्त साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र सर, मैं आपके पास आऊं जल्दी से। उत्कर्ष राठौर सर, आप किसका दावा मजबूत दिखता है? उत्कर्ष राठौर सर, क्योंकि ईरान कह रहा है हमारा है, हम अपने तय निर्धारित रूट से गुजरने देंगे, और ओमान को घुड़की दे रहा था ईरान, लेकिन अमेरिका कह रहा है आपका कोई कंट्रोल नहीं। देखिए अनुराग, ये जो सेंट्रल कमांड की आई है स्टैटिस, जो 800 हमने जहाज निकाले हैं, वो सिर्फ इसलिए निकाले गए कि वर्ल्ड में जो उनकी थू न हो। अगर दोनों वॉरिंग पार्टनर्स हैं, लड़ाई आप खत्म कर रहे हैं, तो हॉर्मुज को आपने खोल के देना चाहिए था। वैसा हुआ नहीं। उनकी बात है कि हमने ये दावा किया है, लेकिन ईरान जमीन पर काबिज है और उसकी वजह से सारी समस्याएं। अगर हॉर्मुज खुला होता तो कल ये परसों लड़ाई क्यों शुरू हुई फिर से? तो ईरान जमीन पर काबिज है। यूएस जो है झिझक रहा है, उसकी एम्फीबियस फोर्स वगैरह वहां लगी है, उसके बाद भी वो खोल नहीं पा रहा है, और यही हमारा गतिरोध है। कैसे हम मान लें कि 800 जहाज निकले? आज ही जो मैरीटाइम फाउंडेशन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है 6000 सी फेरर्स अटके हुए हैं पर्शियन गल्फ में, और सैकड़ों शिप्स फंसे हुए हैं पर्शियन गल्फ में। तो हम कैसे मान लें कि ये स्मूथ है? ये नहीं है। क्या माइंस हट गई? नहीं हटी। क्या ओमान से निकलने वाले जहाजों को ईरान निकलने दे रहा है? नहीं निकलने दे रहा है। ईरान ने अपने नेबरिंग कंट्रीज के जहाजों को निशाना बनाया, कतर को और सऊदी अरेबिया को, जिसकी वजह से लड़ाई फिर शुरू हुई। मैं एक चीज समझना चाह रहा राठौर सर, तो ये तो ईरान की दादागिरी हुई ना। मतलब आप अपने जो वाटर जो सीमाएं हैं, मतलब पानी की जो सीमाएं हैं, आप उस पर कंट्रोल कर रहे हैं, चलो वो बात तो समझ में आती है, हालांकि आपको उसका भी अधिकार नहीं है, लेकिन आप ओमान को कैसे बता सकते हैं कि यहां से जहाज गुजरेंगे या नहीं गुजरेंगे? तो ये वही बात हो गई जो अमेरिका को लेकर लोग कहते हैं कि दादागिरी कर रहा है अमेरिका अपने पावर के दम पर। आज वो ईरान करने की कोशिश कर रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ईरान जो है यहाँ पर अब अपने अधिकार का ज्यादा दुरुपयोग कर रहा है।
ये अमेरिका के या इजराइल के साथ लड़ाई नहीं है, अब ये पूरे विश्व के साथ लड़ाई है। ईरान को चस्का लग गया है कि अगर हम हॉर्मुज पे कंट्रोल रखेंगे तो लोग हम पर अटैक नहीं करेंगे। हॉर्मुज मेरे लिए आमदनी का अलग जरिया हो सकता है। हॉर्मुज एक ऐसी चाबी है जिससे गल्फ कंट्रीज को मैं जब चाहूं तब चोक कर सकता हूं, और ये चीज वक्त रहते लोगों के समझ में आ गई है। कर्नल उत्कर्ष राठौर सर, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ईरान के लिए अब वो घर में जो फैन का जो स्विच लगा होता है ना, जब मन किया चालू कर दिया, जब मन किया बंद कर दिया, ये वो वाली स्थिति हो गई और इससे पूरा विश्व जूझेगा। तो क्या अमेरिका के साथ इस लड़ाई में शैलेंद्र सर पूरा विश्व साथ आएगा? क्योंकि अमेरिका बार बार इस बात का आह्वान कर चुका है। मैं आपके पास एक बार फिर से आऊंगा। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। शांति समझौते के बाद जहां एक तरफ ईरान में खामेनेई के अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थी, तभी अमेरिका की ओर से ईरान पर हमले कर दिए। इसको लेकर अब बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि इजराइल के कहने पर ईरान पर हमले हुए। जो सूत्र बता रहे हैं, ट्रंप की हत्या के प्लान का इजरायली दावा सामने आया था। और आपको याद होगा कि कैसे अंकारा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि आई एम इन द हिट लिस्ट, नंबर 1 पर हूं मैं हिट लिस्ट में। यह अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा था। और अब उसको लेकर जानकारी ये मिल रही है कि जब खामेनेई के अंतिम संस्कार की बातें चल रही थी या उसकी प्रक्रिया चल रही थी, तब अमेरिका ने जो हमला किया उसके पीछे इजरायली दिमाग था कि आप हमला कीजिए, यह सही समय हो सकता है। इजराइल ने पेंटागन को खुफिया जानकारी दी थी। हमलों से कुछ हफ्ते पहले ही जानकारी दे दी गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या की साजिश का दावा इजराइल की ओर से किया गया। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने पेंटागन के साथ नई खुफिया जानकारी शेयर की थी। इस जानकारी के मुताबिक इजराइल की ओर से पेंटागन को बताया गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश ईरान रच रहा है। और इसके पीछे का एक वैलिड पॉइंट उसके पास यह था कि पहले ही दिन हमले में अयातुल्लाह अली खामेनेई को मार दिया गया, तो वो बदला लेने के लिए ईरान ऐसा कर रहा था। हत्या की साजिश की इस कथित जानकारी के सामने आने के बाद ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ चुका है, क्योंकि दोनों देशों के बीच युद्ध विराम समझौता पहले से ही दबाव में था। और ऐसे में जब अमेरिका को पता चला कि भाई ये हमें ही मारने वाला है, तो अमेरिका ने इस वॉर को एस्केलेट करने की बात की। और अमेरिकी राष्ट्रपति खुलकर कह रहे हैं बातचीत के अब कोई विकल्प नहीं है ईरान और अमेरिका के बीच में। अब आपको मैं बताता हूं कि इजरायली इनपुट पर कैसे ट्रंप फ्रंट फुट पर आ गए। ट्रंप की कथित हत्या के ईरानी प्लान की जानकारी इजराइल ने साझा की पेंटागन से। उसके बाद अमेरिकी इंटेलिजेंस को प्लानिंग की भनक लग गई थी। इजराइल से मिली जानकारी नई साजिश से जुड़ी हुई थी और इजराइल की जानकारी से अमेरिकी अधिकारी बेहद परेशान हो गए थे। ट्रंप के फैसले को बदलने वाली जानकारी को लेकर असमंजस में थे। सैन्य कार्रवाई जारी रखने या युद्ध विराम पर सोच रहा था अमेरिका कि हम क्या करें, क्योंकि हमने तो सीजफायर की बात की थी। इसीलिए अमेरिका जो था वो पशुपेश में था। ईरान से हमेशा ट्रंप से बदला लेने की धमकियां मिलती रही हैं। कासिम सुलेमानी खामेनेई की मौत के बाद भी धमकियां देता रहा था। खामेनेई के अंतिम संस्कार में भी ट्रंप की मौत के नारे लगाए गए थे। कुछ पोस्टर सामने आए थे जिसमें लिखा था वी विल किल ट्रंप। खामेनेई के अंतिम संस्कार में ट्रंप की हत्या का बैनर लहराया गया था। अंतिम संस्कार में लहराए गए बैनर पर लिखा था हम ट्रंप को मार देंगे, यानी कि वी विल किल ट्रंप। नेटो समिट में ट्रंप कह चुके हैं कि वो मुझे खत्म करना चाहते हैं, मैं टारगेट नंबर 1 हूं। ट्रंप नेतन्याहू के हाल ही में रिश्ते में आए सुधार का दावा भी किया जा रहा है। और सीज फायर को लेकर नेतन्याहू ट्रंप के रिश्तों में तल्खी देखी गई थी। ये सारी जानकारियां जो हैं वो हमने आपको दी। मिला जुला कर ये है कि क्या ईरान वाकई में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मारने की सोच रहा था। शैलेंद्र सर, आपको इस थ्योरी में कितना दम लगता है? क्योंकि सूत्र बता रहे कि इजराइल ने कहा कि भैया आपको मारने वाले ही हैं और अमेरिका उस बात पर चढ़ गया। उसने बोला हमें कैसे मार सकता है, तो अमेरिका ने अपने तरीके से जहां मौका मिला वहां मारना शुरू किया। ये थ्योरी आपको सर कितनी गले से उतर रही? चलिए मैं आपको आज एक थ्योरी दे देता हूं और प्रेडिक्ट कर देता हूं कि पाकिस्तान जो है वो ट्रंप को मारने वाला है। तो इसका मतलब क्या आप पाकिस्तान पर अटैक कर देंगे? आप बता दीजिए कौन सा ऐसा प्रेसिडेंट है यूएस का जिसकी लाइफ थ्रेटन्ड नहीं होती है? कौन सा ऐसा प्रेसिडेंट रहा है उनके? और ट्रंप साहब का तो पर्सनल एक्सपीरियंस है, 3 बार आपके ऊपर अटैक हो चुका है। वो क्या ईरानियंस ने किया था या ईरान वॉर की वजह से हुआ था? आप तो तब कैंडिडेट थे, तब भी आपके ऊपर अटैक हुआ था। ये जो थ्योरी है ना, ये सिर्फ बताने वाली बात है। आप एक बात बताइए, जयशंकर साहब ने क्या गलत कहा जो उन्होंने पहले कहा था, या हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था? ये तो वो वाली बात हो जाएगी कि अगर ट्रंप अनाउंस करते हैं कि खमेनी सीनियर को हम मार देंगे, खमेनी जूनियर को हम ढूंढ रहे हैं, हम मार देंगे, तो वो मानवता हो गई, वो इंसानियत हो गई। आपके खिलाफ थ्रेट आ गई तो दुनिया की थ्रेट बन गई। मतलब
टेररिज्म जो है आपके वाली टेररिज्म हो गई, बाकी दुनिया की टेररिज्म से आपका कोई लेना देना नहीं है। ये तो बात नहीं बन सकती। ट्रंप शुड नो दैट आप जिस चेयर पर बैठने आए थे, बैठकर गए हैं, इस चेयर में कितनी गर्मी है, इसके नीचे कितनी आग है, पूरी दुनिया जानती है। 365 दिन कोई मिनट ऐसा नहीं हो सकता जहां कहीं ना कोई प्रेसिडेंट यूएस को मारने की स्कीम बना रहा होता है। ईरान ने बनाई है, कोई बड़ी बात नहीं है। फर्क यह है कि ईरान ने भी ये गलत किया है। सर उसमें एक पॉइंट पर जरूर बात करनी होगी। चलें सर, अगर 10 सेकंड में आप सम अप करें, इजराइल का रोल कैसा देख रहे हैं आप? क्योंकि इजराइल तो कभी चाहता ही नहीं था कि वॉर रुके, तो क्या इजराइल ने पीछे से पंप अप किया कि भैया देखो आप ही को मारने वाले हैं, आप निपटा दो? चलें सर। ओह यस, देखिए एज फार एज इजराइल इज कंसर्न, आप जो मर्जी आए कर लीजिए, वो अपने हिसाब से चलेगा। लेबनान के अटैक वो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मैं भी आपको आज जिम्मेदारी के साथ एक स्टेटमेंट दे रहा हूं। 2015 में भी सुलह हुई थी सो कॉल्ड ईरान यूएस के बीच में। ये सुलह हो ही नहीं सकती, ये सिर्फ रुक सकती है, क्योंकि ये लड़ाई दादागिरी की नहीं है, ये लड़ाई नफरतों की है। नफरतें कटते नहीं कटती। ठीक है सर, मैं फिर आपका रुख कर रहा हूं। राठौर सर आपके पास आ रहा हूं। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव पर ईरान एक्शन मोड में है। ईरानी विदेश मंत्री ने कई क्षेत्रीय नेताओं से बातचीत की। अब्बास अरागची ने सऊदी, तुर्की, ओमान से बातचीत की। 3 देशों के विदेश मंत्रियों के साथ अरागची की बातचीत हुई है। अमेरिका पर शांति समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अपने समकक्षों से बातचीत में साफ कर दिया कि अमेरिका की ओर से पिछले महीने हुए अंतरिम शांति समझौते का उल्लंघन किया गया। इस मामले में अरागची ने मध्यस्थता कर रहे पाकिस्तान को भी मामले की जानकारी। अमेरिका का कहना है कि ईरान ने हॉर्मुज में कमर्शियल जहाजों पर गोलीबारी करके समझौते का उल्लंघन किया। इधर अपने लिए एक सेफ पैसेज शायद ईरान तैयार करने की कोशिश कर रहा है, जो उसने सऊदी और दूसरे देशों के समकक्षों से अब्बास अरागची ने बातचीत की है। ये बातचीत क्यों हुई होगी राठौर सर, अगर आप समझाएं। क्या ईरान अपने लिए सेफ पैसेज बताने की कोशिश कर रहा है, या बेचारा बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए साहब अमेरिका आगे होकर हमको मार रहा है, या इसके पीछे का मायना कुछ और हो सकता है? देखिए अनुराग, इसके कई पहलू हैं। पहली बात तो यह है कि जो कह रहे हैं कि MOU इज ओवर, वॉर इज ओवर, पीस इज ओवर, वो गलत है। आज भी अमेरिका और ईरान के टेक्निकल डिस्कशन हो रहे हैं। पाकिस्तान और कतर फिर से शांति बहाली की बातें शुरू हो गई, निगोशिएशंस। अब आती है बात कि IRGC ने इतना बड़ा कदम तो ले लिया, लेकिन वो पॉलिटिकल लीडरशिप के ही पास आएंगे कि अब हमें बचाओ। तो अरागची और कालीबाफ और पेजिशकियान को फिर से काम पे लगाया गया है कि किसी तरीके से इस चीज को रोका जाए। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात यह आती है कि जिनके साथ आप बात कर रहे हो, जिनके साथ आप प्लीड कर रहे हो, उन्हीं से आपने रिश्ते खराब कर रखे हैं। ईरान जब तक गल्फ कंट्रीज को साथ नहीं लेगा तब तक ये कुछ नहीं होगा। ये कतर से बात भी कर रहे हैं, कतर इनकी हेल्प भी कर रहा है, उनके शिप को ये मार भी रहे हैं। सऊदी अरेबिया से बात कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया के शिप को मार रहे हैं। ओमान के साथ बात कर रहे हैं, ओमान से गुजरने वाले जहाजों को आप मार रहे हैं। तो कुवैत ने क्या बिगाड़ा है? कुवैत के ऊपर बम वर्षा, बहरीन के ऊपर बम वर्षा। तो इस तरीके की सिचुएशन लेके अगर ईरान चलेगा तो बहुत जल्दी अपने आप को पूरे वर्ल्ड से अलग थलग पाएगा। और जो उसके दो मोहरे हैं, जो रूस या चाइना, वो सपोर्ट कर सकते हैं, खुलकर सामने नहीं आएंगे। यहाँ ईरान एक बड़े मुश्किल वक्त में फंसा है, जहां वर्ल्ड ओपिनियन उसके खिलाफ नजर आ रही है। और आपने जो चीज कही, मैं उसका एक समअप अपने दर्शकों को बता देता हूं। जैसा कि राठौर सर कह रहे हैं, ये IRGC की तरफ से एस्केलेट किया गया था और अब उसे राजनीतिक तरीके से सेटल करने की कोशिश की जा रही है, या शांति बहाली की तरफ ईरान को ले जाने की कोशिश की जा रही है, जब अब्बास अरागची अपने समकक्षों से दूसरे देशों से बात करते हैं। अब हमारे मेहमानों के पास जाएं, लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता दें। अमेरिका और ईरान में हॉर्मुज को लेकर जारी तनाव के बीच खबर यह आ रही है कि IMO काउंसिल में ईरान को रूस और चीन का साथ मिला। ईरान के खिलाफ UAE के प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। संयुक्त अरब अमीरात ने प्रस्ताव पेश किया था, यह निंदा प्रस्ताव था। चीन और रूस ने एक तरफा प्रस्ताव बताकर उसे खारिज कर दिया। IMO काउंसिल में UAE ने ईरान को दोषी बताया था। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी कि IMO काउंसिल की गुरुवार को बैठक हुई थी, जिसमें UAE की ओर से ईरान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया गया था। इस प्रस्ताव को लेकर चीन ने कहा कि UAE के प्रस्तावों का हम समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें कुछ प्रस्ताव संगठन के अधिकार क्षेत्र से बाहर के हैं। इस प्रस्ताव को लेकर रूस ने दावा किया कि UAE के दस्तावेज पूरी तरह से राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं।
ये संकट की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ ईरान पर डालता है, जबकि असली वजहों को खारिज करता है। ये निंदा प्रस्ताव इसलिए लाया गया था क्योंकि जो हमले किए गए थे संयुक्त अरब अमीरात पर, उसमें काफी ज्यादा नुकसान उसे हुआ था और इसीलिए आईएमओ में ईरान के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आया था सऊदी। अब मैं आपको पूरा मामला समझाता हूं कि कैसे ईरान का साथ रूस और चीन दे रहे हैं। आईएमओ काउंसिल में ईरान के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया था। यूएई के प्रस्ताव को चीन और रूस ने ठुकरा दिया। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग थी, गुरुवार को यह मीटिंग बुलाई गई थी। संयुक्त अरब अमीरात ने यह प्रस्ताव पेश किया था, निंदा प्रस्ताव पेश किया गया था। चीन और रूस ने ईरान विरोधी नैरेटिव बताकर इसे खारिज कर दिया, कहा कि यह एक तरफा है। रूस और चीन दोनों ने कहा कि यूएई जो निंदा प्रस्ताव में दस्तावेज पेश कर रहा है उसमें एक तरफ की बातें की गई हैं, दूसरी तरफ यानी कि अमेरिका की बात की ही नहीं गई। आईएमओ काउंसिल में पेश प्रस्ताव में ईरान को दोषी ठहराया गया था। यूएई ने प्रस्ताव में ईरान की निंदा करने की मांग की थी। ईरान में चीनी राजदूत हॉर्मुज में ईरानी अधिकारों की मांग कर चुके हैं। हॉर्मुज से सटे तटीय देश के तौर पर ईरान के जायज अधिकार हैं, यह चीन कह रहा है। ईरानी अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सम्मान करना चाहिए। चाइना ने अपने संदर्भ में यह बातें रखी। उसने कहा कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान अपना कंट्रोल रखता है तो वो अधिकार उसके पास हैं। ये चाइना ने अपने रेफरेंस में ये बातें कही। अब ये साथ कितना लंबा देख रहे हैं शैलेंद्र सर, क्योंकि जैसा कि राठौर सर भी कह रहे हैं, चाइना और रूस सामने नहीं आ सकते खुलकर वॉर के लिए ईरान के साथ, लेकिन इस तरीके से साथ दे सकते हैं और भरसक साथ देकर ईरान का बचाव पुरजोर किया जा रहा है। नहीं, देखिए, जब हम साथ देने की बात करते हैं तो कोई फिजिकल वॉर आपकी नहीं लड़ने आएगा, ये तो बात पक्की है। अब आप आईएमओ का अगर प्रस्ताव रिजेक्ट करवा पाते हैं तो आपने साथ तो दे ही दिया ना, कि आपने ईरान के खिलाफ कोई भी प्रस्ताव, चाहे यहाँ आए, चाहे यूएन में आए, चाहे कहीं भी आए, अगर चाइना और रशिया अपना वीटो इस्तेमाल करें, अपना सपोर्ट दिखाएं, और इससे ज्यादा क्या है। और उससे भी बड़ी बात, ये मॉरल सपोर्ट अपने आप में सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। आप बता दीजिए, पाकिस्तान जब ऑपरेशन सिंदूर में लड़ रहा था तो वो अकेला थोड़ी ना लड़ रहा था, 3 कंट्री लड़ रही थी। चाइना भी लड़ रहा था और टर्की भी लड़ रहा था। हुआ क्या, कोई सामने थोड़ी ना आता है कि आप पाएंगे कि उनके 4 सैनिक नीचे आ गए, आकर वो काम कर जाएंगे। ऐसे नहीं होता है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, पॉलिटिक्स में होता ही ये है कि आप एक समय पर, अगर यूएन में कोई चीज आएगी आप वहां गिरा देंगे, अगर आप किसी आईएमओ में आ रहे हैं वहां गिरा देंगे। दिस इज गुड इनफ सपोर्ट कि हाँ भाई ईरान, और आप देखिए कितनी इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है, वो भी चाइना, कि जी उसका अधिकार है। मैं कब मना कर रहा हूँ अधिकार है? आप जो अभी ये दिखा रहे हैं, वो जो ऊपर वाली जो लाइन है, वो वाली जो है उसका अधिकार है, क्योंकि वो उसका मैरीटाइम है। बीच वाली लाइन जो है वो है इंटरनेशनल वाटर, और नीचे वो साउथ वाली जो लाइन आप दिखा रहे हैं उस समय आपके फोटो में, वो है ओमान की। बिल्कुल, देयर इज द डाउट। सारे के सारे राइट ईरान के हैं। मैं ईरान के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं ट्रंप को वर्ल्ड मॉनिटर बनाने के लिए एक्सेप्टेबल नहीं हूं, बट एट द सेम टाइम सही बात तो सही है। 3 लाइन आपके सामने दिख रही हैं। कैसे आप बोल देंगे कि नहीं, ऊपर से लेकर नीचे तक सारे का सारा जमीन, पानी, सब कुछ जो है वो ईरान का है? तो ओमान क्या कर रहा है? ओमान की कोई हक नहीं है। अगर ओमान अपने टेरिटोरियल वाटर से किसी को निकालता है तो उसको निकालना ऑथराइज है, क्योंकि टेरिटोरियल वाटर दुनिया के रूल के हिसाब से, इंक्लूडिंग चाइना। आप बता दीजिए, साउथ चाइना सी में वो जो 13 डैश लाइन है, चाइना को किसने दे दी? कहां से आई उसके पास वो लाइन? कि फिलीपींस से 9 किलोमीटर आगे से पूरा एरिया उनका है। किसने कहा 9 किलोमीटर से आगे होना है? अपनी बारी आए तो कुछ और है। बिल्कुल सर, ये होता आया है और ये तो अभी भी एग्जीक्यूट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस ट्रायो पर बात करना जरूरी है राठौर सर। ईरान, रूस और चाइना, ये ट्रायो अमेरिका के ज़हन में जरूर होगा कि भाई प्रत्यक्ष रूप से ये वॉर लड़े या ना लड़े वो बात की बात है, लेकिन ये सपोर्ट जरूर करेंगे, जो कि अमेरिका के लिए फुल फ्लैश वॉर में बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकता है। जैसा कि अमेरिका कह रहा है कि हम जंग लड़ेंगे, पूरी तरह से खत्म कर देंगे ईरान को। जी हाँ अनुराग, आपने एक सिर्फ 2 दिन पहले गोलिस्तान में रेलवे ब्रिज उड़ाया गया था। आपको पता है वो रेलवे ब्रिज उड़ाने के पीछे कारण क्या था? क्योंकि उसी रेलवे ब्रिज से रूस से सप्लाई, या रूस के जरिए सप्लाई आती थी। और इससे पहले कैस्पियन में 2-3 पोर्ट पे भी अटैक किया गया था कि वहां से कोई सप्लाई ना आए, क्योंकि रूस और चाइना का जो हेल्प है ईरान को इस लड़ाई में, वो बहुत बड़ा है। खास करके ये जो पॉज आया है आपकी लड़ाई में, युद्ध विराम, सो कॉल्ड युद्ध विराम, इस दौरान ईरान की बहुत मदद की गई है ताकि वो ड्रोन, मिसाइल वगैरह वगैरह जो है, रडार्स। आज ही सुनने में आया है कि Su-35 का प्रोडक्शन
रशिया स्पेसिफिकली ईरान के लिए कर रहा है, अपनी एयरफोर्स को नहीं देने वाला बिल्कुल है। सर। Su-35 इनको दिए जा रहे हैं। तो ये जो बात कर रहे थे कर्नल शैलेंद्र की मॉरल सपोर्ट या मटेरियल सपोर्ट, ये बहुत बड़ी चीज होती है और वो दोनों कर रहे हैं। मैंने और पढ़ा चीन ये है कर राठौर रहा सर, है। आप और शैलेंद्र सर इस बात को रिव्यू कर सकते हैं। मैंने पढ़ा कि जब पिछली बार वॉर चल रही थी, चाहे वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान लड़ रहा था या फिर ये जो अमेरिका और ईरान लड़ रहे थे, अपनी सैटेलाइट का इस्तेमाल करता है चाइना, और फिर वो पोजीशनिंग बताता है कि आपकी तरफ ये वाले ड्रोन्स आ रहे हैं या फिर आपकी तरफ ये फाइटर जेट्स आ रहे हैं, और उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। इसीलिए कई सारे मौकों पर कई सारे फाइटर जेट्स को मार गिराने में ईरान को कामयाबी हासिल हुई थी। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बातचीत हुई है। तुर्की को लेकर सुरक्षा संबंधित चिंताएं जताई गई हैं। तुर्की को F-35 फाइटर जेट ना देने की अपील की गई है। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बातचीत, और इसमें कहा गया कि तुर्की को F-35 फाइटर जेट ना दिए जाएं। क्या ये डर है इजराइल और अमेरिका को? मतलब इजराइल ने बातचीत की है, तो क्या इजराइल को ये डर है कि F-35 का इस्तेमाल इस जंग में ईरान के संबंध में तुर्की के ये जेट्स का हो सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बातचीत कैसे देखनी चाहिए? शैलेंद्र सर, अगर जल्दी से क्विक रिएक्शन आप दे तो। देखिए, सीधी सीधी बात है कि नेतन्याहू को क्लैरिटी से पता है कि अर्दोगन जो है और तुर्की कभी भी अपने उस मुस्लिम ब्लॉक को नहीं छोड़ेंगे। वो जो मुस्लिम का वो जो उनका फीलिंग है, वो किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे। आपको अगर याद दिला दूं, ये वही टर्की है जहां जब भूकंप आया था तो सबसे पहला जहाज इंडिया का लैंड हुआ था। बिल्कुल सर। सबसे पहला हॉस्पिटल इंडिया का लैंड हुआ था, और उससे 17 दिन बाद उन्होंने यूनाइटेड नेशन में कहा था कि जी JNK जो है वो इंडिया का नहीं होना चाहिए। ये वो कंट्री है। तो मुझे लगता है अगर F-35 की बात कोई करेगा नहीं देना चाहिए तो अमेरिका नहीं करेगा। अमेरिका बिजनेसमैन है, लेकिन अमेरिका को ये जरूर पता है कि नेतन्याहू और इजराइल के बिना, क्योंकि ये वो वाला स्टिक है उसके हाथ में, उस स्टिक से वो दुनिया में कहीं भी किसी भी तरह की स्ट्राइक कर सकता है। आई डोंट थिंक कि यूएस ने मना किया होगा, ये क्लैरिटी के साथ नेतन्याहू ने मना किया होगा। ठीक है सर, वेल सेड। मैं आपके पास एक बार फिर से आ रहा हूं। ईरान पर जहां एक बार फिर से युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, तो वहीं इस जंग की शुरुआत में मारे गए पूर्व सुप्रीम लीडर ईरान के अयातुल्लाह अली खामेनेई को कुछ महीने बाद दफना दिया गया। 28 फरवरी को दोनों देशों के बीच जंग शुरू हुई थी। इस दौरान अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों में खामेनेई के मारे जाने की खबर सामने आई थी। उन्होंने करीब 37 साल तक ईरान पर शासन किया, और कई दिनों के सार्वजनिक शोक के बाद शुक्रवार तड़के उन्हें गृहनगर मशहद में दफना दिया गया। खामेनेई इस शहर में दफनाए जाने वाले देश के महज दूसरे शासक। सवाल यह है कि क्या खामेनेई को सुपुर्दे खाक करने के बाद अब ईरान आर पार की जंग छेड़ने वाला है? इस बार जंग का फैसला किसी की जीत या हार से ही होगा क्या? क्योंकि अब तक तो टेबल टॉक की काफी बात होने लग जाती थी जब भी जंग बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दी, क्योंकि अमेरिका ने कहा सभ्यता खत्म कर देंगे, फिर खुद ही कह रहा था कि हम बातचीत करना चाहते, डील करना चाहते। राठौर सर, क्या इस बार आर पार की जंग होगी? क्योंकि ये जो खामेनेई का अंतिम संस्कार हुआ, ये सिर्फ एक अंतिम संस्कार नहीं था, ईरान के लोगों के सेंटिमेंट्स को दरअसल सामने रखने की कोशिश की गई। 2.5 करोड़ लोग इकट्ठा हुए थे। ये बताने की कोशिश की गई कि खामेनेई चले गए हैं, लेकिन उनके समर्थन में कितने लोग हैं। तो क्या यहां से हम ये माने कि अमेरिका को ईरान पुरजोर तरीके से जवाब देगा, जैसा वो इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है? देखिए अनुराग, ऐसा है कि सिर्फ सेंटीमेंट पर और ब्रवेडो पर वॉर नहीं लड़ी जाती। ईरान भी जानता है कि उसके खिलाफ एक महाशक्ति लड़ रही है। ईरान भी जानता है कि उसके खिलाफ इजराइल है, जो कि किसी भी हद तक जाने को तैयार है उनको चोट पहुंचाने के लिए। तो आप 2.5 करोड़ 3 करोड़ जितने भी लोग इकट्ठा कर सकते हैं, टॉर्च लाइट लगा करके आप कर सकते हैं, वो आपका मामला है। लेकिन उन सेंटीमेंट से आप नहीं लड़ सकते। अपनी इकोनॉमी तो देखिए, अपनी हालत तो देखिए। तो इस चीज को भी समझना चाहिए। ईरान तो मरने मारने के लिए तैयार है। वो कह रहा है हम सालों साल जंग दूसरा मारने को तैयार है। सर एक छोटी सी बात मैं कह रहा हूं, दूसरा ये मामला है कि ईरान दरअसल ये प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है कि क्योंकि अमेरिका पहले कहता था कि बहुत सारा विरोध है खामेनेई के शासन के खिलाफ, तो वो दरअसल इसको काउंटर करने के लिए संभवतः ये भीड़ जुटाई गई होगी, ये बताने के लिए कि देखिए साहब, हम जंग लड़ेंगे तो हमारे देश की जनता हमारे साथ है। आप सही कह रहे हैं कि इस भीड़ से एक चीज जरूर निगेट कर दी IRGC ने कि कोई एंटी इनकम्बेंसी या एंटी एस्टेब्लिशमेंट फीलिंग नहीं है। वहां तक मैं मानता हूं, लेकिन किसी मुल्क की अगर आप बात करें, क्या वो मतलब घास की रोटी खा के लड़ेंगे क्या?
ये समझना चाहिए वेल सेड सर, कितनी मैं मार आपके पास खाना फिर से आ रहा चाहते हूं। लेबनान इजराइल समझौते से जुड़ी एक बड़ी खबर आ गई है। इजराइल और लेबनान के बीच समझौता आगे बढ़ रहा है। कई हफ्तों तक उसकी बातचीत के बाद एक अमेरिकी अधिकारी ने दावा किया कि अमेरिका की मध्यस्थता वाला फ्रेमवर्क समझौता जल्द ही रोम में तकनीकी चर्चा के चरण में पहुंचेगा। नाम ना बताने की शर्त पर अधिकारी ने यह बताया कि पायलट जोन पर दोनों पक्ष सहमत हुए हैं, उन्हें आने वाले दिनों में शुरू किया जाएगा, जबकि अन्य जोन की मैपिंग और योजना बनाई जा रही है। ये वो जोन होंगे जहां हिजबुल्लाह की मौजूदगी को हटाने के बाद इजरायली सेना लेबनानी सेना को नियंत्रण सौंप देगी। अधिकारी ने बताया कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड इन जोन्स को लेकर इजराइल और लेबनान के साथ समन्वय कर रही है। यानी एक तरफ अमेरिका ईरान में लगभग जंग छिड़ चुकी है, दूसरी तरफ इजराइल लेबनान के बीच समझौता जमीन पर उतरता हुआ नजर आ रहा है। शैलेंद्र सर, चूंकि आपने पहले कहा कि इजराइल नहीं मानेगा, वो लेबनान को नहीं छोड़ेगा, यहां तो अमेरिकी अधिकारी दावा कर रहे हैं कि तकरीबन अंतिम चरण में है ये पूरा समझौता, जिसमें कि इजराइल इस बात पर तैयार है कि वो लेबनान पर हमले रोकेगा और जो सारी जो जमीन है जो हिजबुल्लाह से मुक्त कराई जाएगी वो लेबनानी कंट्रोल में सौंप देगा। पिछले 7 बार, 1 महीने में 7 बार ये बात कही जा रही है यूएस द्वारा, और 7 बार उसका उल्लंघन। अरे ये आप किस यूएस की बात कर रहे हो जो अपने सिस्टम्स की खुद उल्लंघन कर सकता है? वो दूसरे से क्या इंप्लीमेंट कराएगा? और इजराइल वो कंट्री नहीं है। इजराइल बड़े क्लैरिटी के साथ काम करता है। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि लिटानी नदी तक जो इन्होंने अभी तक अपना वर्चस्व बनाया है वो ये वापस आ जाएंगे? ये कभी वापस नहीं आएंगे। कौन सी है लेबनीज आर्मी? कहां है लेबनीज आर्मी? वहां तो अगर लेबनान की बात करें, क्या लेबनान लेबनीज आर्मी रखता है या हिजबुल्लाह रखता है? क्या हिजबुल्लाह को ईरान का सपोर्ट टेररिज्म में है या नहीं है? ये सारी बातें फैक्चुअली करेक्ट हैं, बट फिर भी मैं तो कहूंगा मोस्ट वेलकम, आप कर देख लीजिए। यूएस का काम है इस समय वो दिखाना जो ईरान देखना चाहता है, सो दैट बातचीत आगे बढ़े। और बातचीत आगे बढ़ने के लिए जहां तक जितना मैंने पढ़ा या समझा है, और राठौर सर भी हो सकता है इस बात से इत्तेफाक रखें कि इजराइल की हमेशा से इच्छा रही है कि वो साउथ लेबनान वाले हिस्से, जिसको वो बताता है कि ये हिजबुल्लाह के फेवर वाले हैं, उसको अपने फेवर में लाना चाहता है, जिसका लितानी नदी का आपने जिक्र भी किया, तो उसके आसपास वाले हिस्सों को वो वाकई मान जाएगा कि भाई ये लेबनान के फेवर में चले जाए। लेबनान का कंट्रोल थोड़ा डाउटफुल लगता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का, ये जंग के हालातों को बहुत अच्छे तरीके से समझाने के लिए।